हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में किस टाइप से रेस्पिरेशन होता है और ह्यूमन में किस टाइप से रेस्पिरेशन होता है, ये बात हम आज करेंगे। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है और गैसें ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। देखिए, इसमें कुल मिला के 3-4 स्टेप होती हैं। एक स्टेप जिसमें कि हम सांस को अंदर लेते हैं, जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं मतलब वायु को अंदर लेते हैं तो वो लंग्स में जाती है। एक प्रोसेस तो ये हो गया। सेकंड स्टेप होती है कि जो लंग्स के अंदर वायु गई है वो एल्वुलाई में भर जाती है। अभी बात करेंगे हम एल्वुलाई की। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी एल्वुलाई होती हैं, ठीक है, बैलून शेप, तो उनमें वह वायु भर जाती है। अब सेकंड स्टेप में होता क्या है कि वह वायु उनसे ट्रांसफर होके ब्लड कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज में इंटर कर जाती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये होती है कि वायु में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वह एल्वुलाई से उन कैपिलरीज में चली गई है या उन आर्टरीज में चली गई है, ठीक है। और जो वेन्यूल्स में जो CO2 थी वह इन एल्वुलाई में आ जाती है। तो सेकंड स्टेप तो ये होती है। थर्ड स्टेप में होता क्या है कि अब जो ब्लड में ऑक्सीजन घुल चुकी है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट से मतलब है कि इसको पूरे शरीर में फैलाया जाता है, ठीक है। अब जब पूरे शरीर में फैल जाएगी तो ये ट्रांसपोर्टेशन डन हो जाएगा। और फिर थर्ड स्टेप में एक और एक्सचेंज होता है गैसेस का टिश्यू लेवल पर, कि जो टिश्यू है, जो सेल्स है, वहां पर इस ऑक्सीजन को ब्लड से निकालकर इन टिश्यू को दे दी जाती है। और टिश्यू में जो रिडक्शनल रिएक्शन के फलस्वरूप, मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप जो CO2 बनी थी उसको वापस से ब्लड में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब जो CO2 डाली है टिश्यू ने ब्लड में, वो ब्लड में मिक्स होकर वापस लंग्स तक आती है और लंग्स में आने के बाद इन ब्लड कैपिलरी से निकल के वह लंग्स में आ जाती है और एल्वुलाई में आ जाती है। और एल्वुलाई में जब हम बाहर सांस निकालते हैं, एक तो हम अंतर शोषण करते हैं, बहिर् शोषण करते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में तो हमने वायु के साथ ऑक्सीजन ली थी, अब हम एक्सपिरेशन में, बहिर् शोषण में हम CO2 बाहर निकालेंगे। बस यही प्रोसेस होता है। और क्या होता है इसको और डेफिनेशन से हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट पैरा देखिए आप, फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है यहां पर, द प्रोसेस इन विच सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर एंड ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सेल्स यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करती है सेल। किसका यूज करती है? ऑक्सीजन का, O2 का यूज करती है सेल, ठीक है। और ब्रेक डाउन शुगर, शुगर कौन? ग्लूकोज, ऑक्सीजन का यूज करती हैं, ठीक है। और यह ऑक्सीजन का यूज किसमें किया जाता है? सेल जो ऑक्सीजन ले रही है, इस ऑक्सीजन का यूज काई में करेगी? वह ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, शुगर के ब्रेक डाउन में। और शुगर कौन? मेनली ग्लूकोज, ठीक है। एंड ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं हम? ATP, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, ATP की फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं, ATP की फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सेल्स ऑक्सीजन का यूज करे और उस ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ दे या कहें कि शुगर को तोड़ दे और एनर्जी प्राप्त करे, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल एकदम क्लियर बात है। एक तो जनरल डेफिनेशन दे सकते हैं हम कि एक्सटर्नल नासा छिद्रों के द्वारा, एक्सटर्नल नोजल पोर के द्वारा वायु को अंदर लेना, देन वायु को ट्रांसपोर्ट करना, हर एक टिश्यू तक पहुंचाना, और वहां टिश्यू में जो CO2 बनी है उसको बाहर निकालना रेस्पिरेशन कहलाता है। एक तो हम ये जनरल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, ठीक है, 6ठी 7वीं में पढ़ाई जाती है, 6th 7th 8th के टाइम पढ़ाई जाती है। लेकिन हम मेन प्रोसेस की बात करें ना तो ये डेफिनेशन सही रहेगी, परफेक्ट, कि द प्रोसेस इन विच सेल्स यूज ऑक्सीजन, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सेल ऑक्सीजन का यूज कर रही है। और यूज किस लिए कर रही है? शुगर को तोड़ रही है, शुगर का ब्रेक डाउन कर रही है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही है, और उस ब्रेक डाउन से सेल को एनर्जी मिल रही है, ATP मिल रही है, ठीक है। तो क्लियर क्या होता है रेस्पिरेशन? डेफिनेशन आपके सामने देखिए। ये एक और रिएक्शन से समझ सकते हैं हम, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते होंगे आप सभी, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ और क्या बन गई? CO2,
मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, रिडक्शनल रिएक्शन है, CO2 बन गई, जल निकला और एटीपी ऊर्जा मिल गई, एटीपी मिल गई, हमको ऊर्जा मिल गई। तो आप रिएक्शन में देखेंगे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, मतलब ऑक्सीजन का यूज ग्लूकोज में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किया गया। और रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो रिएक्शन डन हुई उसमें क्या हमको उत्पाद मिले, प्रोडक्ट क्या मिला कि CO2 बनी, वाटर और एटीपी एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी है। एटीपी क्या है? एनर्जी है। एटीपी क्या है? एनर्जी है। इसी को हम अपने काम काज में यूज करते हैं। भाई जो डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें ने उस चैप्टर के अंदर हमने क्या बात की थी कि हमें अपने कामकाज की जरूरत होती है, हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो खाना तो खा लिया आपने, ग्लूकोज की फॉर्म में उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन डायरेक्टली ग्लूकोज तो एनर्जी देता नहीं, उसको फिर तोड़ा जाता है, तो उसको कहलाता है, वो कहलाता है रेस्पिरेशन। अब उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, बस इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि उस ग्लूकोज को तोड़ना रहता है और उससे एनर्जी प्राप्त करनी रहती है। तो इस ग्लूकोज को तोड़ा गया है यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू और एनर्जी प्राप्त की एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी किसकी फॉर्म में प्राप्त की? एटीपी की फॉर्म में। देखिए ये लंग्स है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है? लंग्स है, ह्यूमन लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स में जैसे हमने इंस्पिरेशन किया, जैसे ही हमने इंस्पिरेशन किया, क्या किया हमने? इंस्पिरेशन मतलब शोषण किया, इंस्पिरेशन अंतर शोषण किया, वायु को, वायुमंडलीय वायु को नासा छिद्रों के द्वारा अंदर ली लंग्स में। जैसे ही वायु लंग्स में आएगी और यह ऑक्सीजन यहां लंग्स में प्रेजेंट कैपिलरीज, लंग्स में प्रेजेंट कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। इसके पार्शियल प्रेशर में अंतर की वजह से कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएगी। सारा प्रोसेस हम ये अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हम इस रिएक्शन को क्लियर करने वाले हैं, इस डेफिनेशन को प्रॉपर्ली समझने वाले हैं इस वाली स्लाइड पे, ठीक है। तो आप बेसिकली यहां पर ध्यान दीजिए कि लंग्स में बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अभी आने वाली स्लाइड में हम कैपिलरीज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, तो जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर गई है वह इन कैपिलरीज में चली जाएगी और आगे यह कैपिलरीज में आरबीसी ब्लड में मिक्स हो जाएगी, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, ठीक है। अब आरबीसी या हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को बांध लेगा, ठीक है, बाइंड कर लेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, यहां पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल के साथ ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाएगी। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जब ब्लड पहुंचेगा तो वहां पर यह ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी। देखिए यहां पर जैसे कि ये लीवर है, ये लीवर है, ये स्टमक है, यहां पर जब ब्लड आएगा तो इस ऑक्सीजन को इस लीवर और इस स्टमक को दे दिया जाएगा और इस लीवर और स्टमक के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के फलस्वरूप जो CO2 बनेगी उसको ब्लड में मिक्स कर दिया जाएगा। ये क्या है? ये CO2 है, ठीक है, CO2 है। देखिए जो ब्लू कलर के अणु है वो तो O2 है, ऑक्सीजन है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे एक पर्पल कलर का एक और या ब्लू कलर का एक और मॉलिक्यूल जुड़ गया है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, 3 परमाणु हो गए हैं, ठीक है, एटम हो गए। अब इसके साथ ये पूरा एक मॉलिक्यूल क्या है? CO2 का मॉलिक्यूल, ये एक पूरा CO2 का मॉलिक्यूल है, ये CO2 का मॉलिक्यूल है। तो आरबीसी ने CO2 को कंटेन किया और ब्लड के थ्रू वापिस यह CO2 लंग्स में आ गई और लंग्स से जब हम बहिर्श्वसन करेंगे, एक्सेलेंट करेंगे, सांस छोड़ेंगे तो उससे यह CO2 बाहर निकल जाएगी नासा छिद्रों के द्वारा। तो इस प्रकार रेस्पिरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार एक ह्यूमन का डायग्राम दिया गया है जहां पर ये लंग्स प्रेजेंट है, ये लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक लंग्स है लेफ्ट वाला, ये राइट वाला लंग्स है, इधर रिब्स केज के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है और ठीक लंग्स के नीचे यहां पर डायाफ्राम होता है और डायाफ्राम के ठीक नीचे लेफ्ट साइड पर ये वाला स्टमक है, ये वाला स्टमक है और ये यहां पर हार्ट है। ये जो नजर आ रहा है ये हार्ट रखा है दोनों लंग्स के बीच में, लेफ्ट लंग्स को नोच मारते हुए यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है और उस साइड पे प्रेजेंट होता है लीवर। और ये रही लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किए हुए हैं, ये बीच में हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है हमारा लंग्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आपको पहले से बता देते हैं कि क्या क्या देखेंगे इस चैप्टर में हम। एक तो देखें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कि भाई
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। एक तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे लंग्स होता है, फिशेस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इंसेक्ट में कौन सा होता है, हाइड्रा में कौन सा होता है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट है उनमें कौन सा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राणियों के हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। मेनली तो हमारा फोकस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, लेकिन एग्जाम में उन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और समझने के लिए उनको पढ़ना पड़ता है कि पहले किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं और इवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन में किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का उद्भव हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम प्रारंभिक तौर पर देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, और देन उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फोर्थ पॉइंट रहेगा अपना। देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है ना वो वेरी करता है अलग अलग एनिमल्स में। वेरी का मतलब है, वेरी का क्या मतलब है, वेरी का मतलब है कि वेराइटी, वेरी का मतलब मान सकते हैं आप वेराइटी। ठीक है, अलग अलग टाइप का पाया जाता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, या बोल सकते हैं एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स में जो है मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वह वेरी करता है, वह अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग इसलिए पाया जाता है क्योंकि उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके हैबिटाट पे डिपेंड करता है, उनके बॉडी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। देखिए जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है ना, ये लाइन क्या बोल रही है, एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, कि जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग पाया जाता है। और ये किस लिए पाया जाता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है उनके हैबिटाट पे, कौन सी जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, हैबिटाट मतलब वो कौन सी जगह पर रह रहे हैं, उनका आवास और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी किस टाइप की है। अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस कहां रहती हैं, वाटर में रहती हैं। सभी फिशेस वाटर में रहती हैं, तो उनका हैबिटाट वाटर हो गया। अब वाटर में श्वसन करने के लिए उनमें डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाएगा, जैसे गिल्स, फिशेज में गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के द्वारा वह रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, और उनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा हमसे डिफरेंट होता है। हालांकि उनका और अपना सेम ही है, सेलुलर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिशेस का और अपना तो सेम ही है। लेकिन अगर हम थोड़े से और लोअर एनिमल्स में जाएंगे, जैसे इंसेक्ट्स की बात करें, तो उनमें ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, उनका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमसे कम लेवल का है। ठीक है, उनके अंदर सभी टाइप के ऑर्गन्स कंप्लीटली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर लोअर एनिमल्स में जाएंगे, जैसे हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा में ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं पाया जाता है, टिश्यू लेवल का उसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसलिए बॉडी सरफेस से ही उसमें स्किन के थ्रू ही उसमें रेस्पिरेशन हो जाता है, उसमें कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। अभी आने वाली स्लाइड पर बात करेंगे। तो जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वह वेरी करता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट रखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ठीक है, बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कौन करते हैं, कौन से प्राणी बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे स्पंज हैं। ठीक है, स्पंज, स्पंज जो पोरीफेरा के एनिमल्स हैं वह बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट का एग्जांपल अभी बोला था, हाइड्रा, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा ये बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। फ्लैट वर्म, चपटे कर्मी, चपटे कर्मी। ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथीस, प्लेटीहेल्मिंथीस की बात हो रही है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथीस की बात हो रही है। चपटे कर्मी ये भी बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। मोइस्ट क्यूटिकल से कौन करता है, अर्थवर्म करता है। अर्थवर्म, फ्रॉग, ये मोइस्ट क्यूटिकल, मोइस्ट, इनके जो क्यूटिकल होती है स्किन के ऊपर जो क्यूटिकल है वो मोइस्ट होती है और उसी से यह रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब पाई जाती है इंसेक्ट्स के अंदर। अभी डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रेकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन करते हैं इंसेक्ट्स। गिल्स, गिल्स किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स। जैसे कि एक्वेटिक ऑर्थोपोड में हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि प्राउन, प्राउन, झींगा। ठीक है, प्राउन
वह गिल्स रखता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर। मोलस्कन, ठीक है, मोलस्कन या फिशेस ये सभी गिल्स रखते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि वाटर में जो रेस्पिरेशन इजी होता है वह होता है गिल्स के द्वारा। गिल्स एक स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है एक्वेटिक एनिमल्स की। लंग्स फ्रॉग में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रॉग दो टाइप का रेस्पिरेशन करता है, एक तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो लंग्स से रेस्पिरेशन किया जाता है ना, लंग्स के संदर्भ में टर्म यूज की जाती है पल्मोनरी, पल्मोनरी, ठीक है। लंग्स के संदर्भ में रेस्पिरेशन, लंग्स के संदर्भ में जो रेस्पिरेटरी टर्म यूज की जाती है वो की जाती है पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी पाया जाता है इस फ्रॉग में, और इसमें मोइस्ट क्यूटिकल रेस्पिरेशन भी पाया जाता है, ठीक है। रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स, मैमल्स में कौन आते हैं, ह्यूमन, ठीक है। तो ये सभी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखिए, देखिए ये है बॉडी सरफेस के द्वारा, हाइड्रा है ये एक। हाइड्रा कैसे बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन कर लेता है, देखिए ये डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन को ले लेता है अंदर, और बॉडी सरफेस से ही CO2 को बाहर की तरफ डिफ्यूजन कर देता है, ठीक है। अब अर्थवर्म देखेंगे तो मोइस्ट क्यूटिकल पाई जाती है, ये देखिए मोइस्ट क्यूटिकल है, ऑक्सीजन डायरेक्ट इस क्यूटिकल से ही अंदर इंटर कर जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। ट्रेकियल सिस्टम की अगर बात करेंगे इंसेक्ट्स में, या बोल सकते हैं ये ट्रेकियल सिस्टम जैसे कि कॉकरोच का लिया गया है, ठीक है, कॉकरोच का लिया गया है, कॉकरोच। तो कॉकरोच में जैसे बाहर पोर ओपन होते हैं जिनको स्पाइरेकल बोलते हैं, स्पाइरेकल बोलते हैं, ठीक है, स्पाइरेकल। तो इन स्पाइरेकल के थ्रू वायु इंटर कर जाती है कॉकरोच के अंदर, और वायु इंटर करके इसके पूरे ट्रेकियल सिस्टम, ये पूरा ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, इसमें बहुत सारी नलिकाएं का एक जाल पाया जाता है, ये इसको बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। इसके द्वारा वायु का एक्सचेंज किया जाता है, यही इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर, और यह ट्रेकियल सिस्टम एनवायरनमेंट में कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू ओपन होता है, ट्रेकियल सिस्टम एनवायरनमेंट में यहां पर छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको स्पाइरेकल बोलते हैं। स्पाइरेकल के थ्रू यह एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहता है और यहीं से ऑक्सीजन लेता रहता है कॉकरोच। अगर हम इस कॉकरोच पे पाउडर डाल देंगे, बहुत सारा हमने पाउडर डाल दिया किसी भी टाइप का, तो इसके स्पाइरेकल में वो पाउडर घुस जाएगा और कॉकरोच की डेथ हो जाएगी, कॉकरोच की डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके स्पाइरेकल्स में वह पाउडर घुस जाएगा और इसको शोषण करने में परेशानी होगी, ठीक है। तो ये पाया जाता है। ये देखिए गिल्स हैं प्राउन का गिल्स हैं ये, ठीक है, प्राउन के गिल्स, ये देखिए ये गिल्स, ये गिल प्रेजेंट है, ठीक है, ये गिल प्रेजेंट है। ये गिल स्ट्रक्चर होती हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, चपटी स्ट्रक्चर होती हैं, जहां से जो वाटर इस जैसे इससे गुजरता है गिल्स से, भाई गिल्स जैसे फिशेज में जैसे यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है, और वहां से वाटर जैसे ही इंटर करता है मुंह से, ठीक है, मुंह से वाटर एंटर करता है या डायरेक्ट वाटर गिल्स के संपर्क में आता है, तो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन इन गिल्स के द्वारा ले ली जाती है और CO2 को वाटर में वापस रिलीज कर दिया जाता है। जो वाटर शरीर से बाहर निकलता है उसमें CO2 रहती है, और जो वाटर इसके संपर्क में आता है गिल्स के, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन को गिल्स ले लेते हैं और CO2 को वापस वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस पाया जाता है प्राउन के अंदर। अब बात करते हैं अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि अपना मेन चैप्टर है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। We have a pair of external nostril opening out above the upper lip. आपको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नजर आ रहे होंगे दो, या बोल सकते हैं वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप। अपर लिप के जस्ट ऊपर आपको दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नजर आ रहे हैं, यहीं से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है। इट लीड्स टू अ नेजल चेंबर। जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है वह आगे जाकर नेजल चेंबर में ओपन होते हैं, आगे जाकर, बस नोस्ट्रिल एक नली है, यही नली आगे ट्रेकियल सिस्टम में जा रही है, बस इस नली के डिफरेंट मॉडिफिकेशन को, डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन को अपन डिफरेंट नाम देते हैं, ठीक है। तो इट लीड्स टू अ नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज, थ्रू द नेजल पैसेज, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आगे जाकर नेजल चेंबर में खुलते हैं। द नेजल चेंबर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। नेजल चेंबर आगे जाकर फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स कौन सी स्ट्रक्चर है? फेरिंग्स के बारे में हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। डाइजेशन वाले चैप्टर में फेरिंग्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। फेरिंग्स कौन सी स्ट्रक्चर है? फेरिंग्स एक लोकेशन का नाम है माउथ के अंदर, ऐसी लोकेशन जो वायु
और फूड दोनों के लिए एक सेम पैसेज होती है, एक सेम मार्ग होता है। देखिए आप बात उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे चौराहा होता है ना, चौराहा जहां पर देखिए चौराहा होता है ना, जहां पर इधर से आने वाले वाहन भी निकलते हैं, इधर से आने वाले वाहन भी निकलते हैं, इसको चौराहा बोलते हैं। तो यह इनका एक चौराहा मान सकते हैं अपन, ठीक है, जहां पर वायु भी उसी मार्ग से गुजरेगी और भोजन भी उसी मार्ग से गुजरेगा। तो वायु और भोजन दोनों के लिए सेम पैसेज होता है, फेरिंग्स, ठीक है। आप स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे तो देखिए ये नेजल कैविटी है, या बोल सकते हैं नेजल चैम्बर है, ये वाला, और ये बाय एक्सटर्नल नेजल पोर, वन पेयर ऑफ, वायु यहां से इंटर करेगी, नेजल चैम्बर में आएगी, और नेजल चैम्बर किस में ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में। ये जो फर्स्ट डॉट और सेकंड डॉट के बीच में एक लाइन दी है ब्लैक कलर की डायग्राम के अंदर, ये पूरा कहलाता है फेरिंग्स। क्या कहलाता है, फेरिंग्स। यहां से लेकर यहां तक का फेरिंग्स कहलाता है। तो यह वायु और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। देन फेरिंग्स के बाद वायु कहां पहुंचती है, लेरिंग्स से होती हुई ट्रेकिया में, लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है अपने अंदर, लेरिंग्स के बारे में अभी डिटेल में बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ व्हिच द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कौन है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स। The pharynx open through the larynx region into the trachea. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Trachea का एक रीजन है larynx, उसमें ओपन होती है pharynx, ठीक है। Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box. ठीक है, larynx क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि मदद करता है साउंड के प्रोडक्शन में, आवाज उत्पन्न करने में। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी भी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये आवाज कहां से आ रही है, लेरिंग्स बॉक्स की हेल्प से आ रही है, लेरिंग्स बॉक्स की मदद से आ रही है, ठीक है। तो लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है लेरिंग्स। बर्ड्स में क्या पाया जाता है, सेरिंग्स, बर्ड्स में सेरिंग्स पाया जाता है, लेकिन हम में, ह्यूमन में क्या पाया जाता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स और सेरिंग्स दोनों क्या हैं, वॉइस बॉक्स हैं, लेकिन सेरिंग्स किस में पाया जाता है, बर्ड्स के अंदर। ह्यूमन में लेरिंग्स पाया जाता है, सेरिंग्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स which helps in sound production and hence called the sound box, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। डायग्राम पे अगर आप नजर करेंगे तो लेरिंग्स, ये यहाँ पर लेरिंग्स प्रेजेंट होता है, देन ये आगे ट्रेकियल ट्यूब में मतलब ट्रेकियल ट्यूब में ओपन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये तो हो जाएगा यहां से यहां तक का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई नेजल कैविटी या नेजल एक्सटर्नल नेजल पोर से लेकर लेरिंग्स तक जितनी भी सारी स्ट्रक्चर आती हैं, जितना भी ये पाथवे कवर होता है अपना, इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन आता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आता है ट्रेकिया, पल्मोनरी ब्रोंकी या ब्रोंकल्स, और देन लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये होगी बात अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आप लार्ज फॉर्म में देखिए डायग्राम को, वही डायग्राम यहां पर बड़ी स्ट्रक्चर बताई गई है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन आता है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स। देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन आता है, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकी एंड लंग्स, ठीक है, कवर। अब आप यहां पर देखेंगे डायग्राम में कि एक हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, बोन वाले चैप्टर में देखेंगे एक यू शेप्ड हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, यू शेप्ड हायोइड बोन, यू शेप्ड हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहां पर ऐसे यू शेप, इसी के ऊपर हम गर्दन घुमाते हैं, ठीक है। ये फ्री बोन होती है जो गर्दन को घूमने में भी मदद करती है, ठीक है। गर्दन किसके ऊपर घूमती है, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के यहां पर आर्टिकुलेट करती है, ये सर्विकल बोन, एक एटलस बोन बोलते हैं, वो उसके ऊपर गर्दन घूमती है। लेकिन ठीक इसी के यहाँ पर नीचे की साइड पे एक हायोइड बोन पाई जाती है जो अन्य बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती है, अन्य बोन से नहीं जुड़ती है, फ्री बोन पाई जाती है बॉडी में, हायोइड बोन, ठीक है। तो ये तो हायोइड बोन होगी, बोन वाला चैप्टर में देखी जाएगी इसको। तो इपिग्लोटिस क्या स्ट्रक्चर होती है, इपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस को ढकता है। ग्लोटिस कौन सा पार्ट है, ग्लोटिस जो ट्रेकियल ट्यूब है उसका पार्ट है। ट्रेकियल ट्यूब का जो फर्स्ट हिस्सा है, जैसे ही ट्रेकियल ट्यूब की स्टार्टिंग होती है
उसको, उस स्टार्टिंग वाले हिस्से को बोलते हैं ग्लोटिस, और उसको ढकने वाले फ्लैप को, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है, उस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, जो इस वायु नली में भोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। देखिए सभी बातें यहां पर लिखी नहीं हुई हैं, कुछ बातें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, सभी बातें स्लाइड में लिखी नहीं है। कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नोट्स के फॉर्म में नोट डाउन करनी पड़ेगी ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बने। वैसे तो स्लाइड में बहुत सारी बातें मेंशन है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मेंशन नहीं है, जो सिर्फ मैं मुख्य द्वारा बोलूंगा, वो आपको नोट करनी रहेगी। ठीक है, तो एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कौन सी स्ट्रक्चर हुई? जो ग्लोटिस को ढकती है। ग्लोटिस को क्यों ढकती है? ताकि उसमें खाना इंटर नहीं कर जाए। ठीक है, खाने को किस में जाना रहता है? इसोफेगस के अंदर, गुलेट के अंदर इसोफेगस में जाना रहता है। इसोफेगस ठीक इसके पीछे होती है। भाई हमारी जो अदर साइड है ना, इधर तो प्रेजेंट है ट्रेकियल ट्यूब, लेकिन इसके ठीक पीछे जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये ट्रेकियल ट्यूब का है, इसके ठीक पीछे प्रेजेंट होती है इसोफेगस जिसमें फूड जाता है। लेकिन आगे कौन प्रेजेंट है? ट्रेकियल ट्यूब, पीछे इसोफेगस। ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज होती है, यहाँ पर वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स होता है इसको, और देन आगे विंड पाइप या ट्रेकिया, इसको भी आगे पढ़ेंगे हम। देखिए दोबारा से डायग्राम दिया गया है, लेरिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं, लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स, इट इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, पैसेज वे फॉर एयर बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, हेल्प इन प्रोडक्शन साउंड। ठीक है, लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि एयर के लिए पैसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, फेरिंग्स एंड ट्रेकिया के मध्य पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है लेरिंग्स। लेरिंग्स इसके मध्य पाई जाती है, फेरिंग्स, अपर रीजन फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, देन ट्रेकिया। तो फेरिंग्स और ट्रेकिया के मध्य पाई जाती हैं लेरिंग्स। तो लेरिंग्स इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। पैसेज वे फॉर एयर बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड प्रोड्यूसिंग में मदद करती हैं। ठीक है, देखिए हायोइड बोन, एपिग्लोटिस, थायराइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, देन थायराइड कार्टिलेज, यहां पर थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, और क्रीकोइड बोन, क्री थायराइड लिगामेंट बोलते हैं इसको, क्रीकोथायराइड, क्रीको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी आपको, क्रीको थायराइड, क्रीकोथायराइड लिगामेंट। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं ये येलो कलर के क्रीकोथायराइड लिगामेंट। हमको इस डायग्राम में सिर्फ लेरिंग्स के बारे में बात करनी है कि लेरिंग्स कहां पर प्रेजेंट है। ये यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर लेरिंग्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर लेरिंग्स है। ठीक है, जो थायराइड कार्टिलेज पाई जाती है, एक क्रीकोथायराइड मसल्स पाई जाती हैं, एक क्रीकोइड कार्टिलेज पाई जाती हैं। ठीक है, अभी इसमें बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन कौन सी कार्टिलेज पाई जाती हैं। आप इस वाले डायग्राम को समझिए, ये ट्रेकियल ट्यूब है। ठीक है, यहां पाई जाती है हायोइड बोन ऐसे यू शेप में, देन ये ट्रेकियल ट्यूब है। ठीक है, या बोल सकते हैं लेरिंग्स वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाली पूरी स्ट्रक्चर लेरिंग्स है। ठीक है, अब ये ग्लोटिस को ढकती है एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर, ऊपर पाई जा रही है ब्लू कलर की एपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस को ढकती है। ठीक है, हायोइड बोन, देन थायराइड मेम्ब्रेन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, सॉरी है ना, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, देन थायराइड कार्टिलेज पाई जाती हैं, फिर लेरिंजियल प्रोमिसिस। ये सारी स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो बस देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का पूरा लेरिंग्स है, और देन उसके बाद शुरू होता है विंड पाइप या ट्रेकिया। लेरिंग्स को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, लेरिंग कंसिस्ट ऑफ 4 कार्टिलेज, 4 टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है लेरिंग्स के अंदर। कितने टाइप की? 4 टाइप की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने टाइप की? 4 टाइप की। कौन कौन सी कार्टिलेज? नेम देखिए आप, भाई जो ग्रीन कलर का है ना वो तो एपिग्लोटिस हो गया, ये क्या है? ये हो गया एपिग्लोटिस। क्या है ये? एपिग्लोटिस। देन जो रेड कलर का है ये है थायराइड कार्टिलेज, कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज, ये फर्स्ट। देन आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर की है ये वाली 1 पेयर, ये है इरिटेनोइड कार्टिलेज। देखिए एक तो सिंगल एपिग्लोटिस हो गया, ये कोई हम कार्टिलेज में नहीं गिन रहे हैं इसको। ठीक है, 4 टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है लेरिंग्स के अंदर। एपिग्लोटिस तो क्या है? एक फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन है जो इसको ढकता है।
ग्लोटिस को। लेकिन कार्टिलेज कहां से पढ़ रहे हैं अपन, ये वाली रेड कलर की थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है। ये जो व्यू है आपको ये नजर आ रहा होगा आपको क्लियर कि यहां पर एक रेड कलर की कार्टिलेज है जिसको हम थायराइड कार्टिलेज बोल रहे हैं। देन उसके नीचे ठीक नीचे एक ब्लू कलर की, उसके नीचे एक ब्लू कलर की कौन सी कार्टिलेज पाई जा रही है, इरिटिनोइड कार्टिलेज, जो कि 1 पेयर है। देन उसके ऊपर इस ग्रीन कलर के यहां पर देखिए, मैं यहां पे पेन सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए ग्रीन कलर और ब्लू कलर दोनों के बीच में एक और पेयर पाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, ये क्या है, ये है कार्निक्यूलेट कार्टिलेज, ठीक है। जो पर्पल कलर की है ना बीच में, ये कार्निक्यूलेट कार्टिलेज है। दोबारा से देखिए आप डायग्राम को, रेड कलर की कौन सी है, थायराइड कार्टिलेज है। जो ब्लू कलर की कौन सी है, एरेटिनोइड कार्टिलेज है। और इन दोनों की जो यहां पर टिप पे, एरेटिनोइड कार्टिलेज के टिप पे पाई जाती है कार्निक्यूलेट कार्टिलेज। और देन जो येलो कलर की नजर आ रही है आपको, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो 4 टाइप की हो गई ना, देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये कार्टिलेज होती है। वोकल कॉर्ड क्या होता है, वोकल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। वोकल कॉर्ड, ठीक है, आल्सो कॉल्ड वोकल फोल्ड, वोकल कॉर्ड को ही वोकल फोल्ड भी बोलते हैं। आर 2 बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू फाउंड इन द लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर पाए जाने वाले 2 टाइप के यह स्मूथ मसल्स के बैंड होते हैं, आल्सो कॉल्ड वोकल फोल्ड, ठीक है। वोकल फोल्ड बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं वोकल कॉर्ड, जो कि 2 बैंड हैं, यह स्मूथ मसल से बने, स्मूथ मसल्स टिश्यू के बने और लेरिंग्स में पाए जाते हैं। ये देखिए ये वाला कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड है, ठीक है। और ये देखिए यहां पर बंद है, नीचे वाले डायग्राम में वोकल कॉर्ड बंद है और ऊपर वाले डायग्राम में वोकल कॉर्ड ओपन है, ठीक है। इट वाइब्रेट एंड एयर पासेस थ्रू, यह वाइब्रेट करता है और एयर इससे गुजरती है, ठीक है। द कॉर्ड फ्रॉम लंग्स टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ आवर वॉइस, जैसे ही वायु इससे गुजरती है तो वॉइस का प्रोडक्शन होता है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। वोकल कॉर्ड ओपन ड्यूरिंग ब्रीथिंग टू अलाउ एयर इनटू लंग्स, वोकल कॉर्ड ओपन, ब्रीथिंग के टाइम वोकल कॉर्ड ओपन हो जाती है। ये जो डायग्राम नजर आ रहा है ना, ये ऐसे ऊपर से ले रहे हैं, जैसे ये नली है, ये एक नली है, आप इसको एक नली मान लिए। अब इस नली में हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं नली में, ठीक है। तो जो ये ट्रेकिया है, इसकी एक जो वॉइस बॉक्स है उसकी हमने यहां पर एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया है, आप ऐसे मान सकते हैं। अब इसको ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड ओपन ड्यूरिंग ब्रीथिंग टू अलाउ एयर इनटू लंग्स, ठीक है। देन सेकंड डायग्राम देखिए आप, वोकल कॉर्ड्स क्लोज व्हेन स्पीकिंग, सो एयर फ्रॉम द लंग्स प्रेसेस बिटवीन देम टू कॉज द वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। इसको मिटाता हूं, इसके ऊपर कवर हो गया है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। चलिए दोबारा से पढ़िए इसको, वोकल कॉर्ड क्लोज, फर्स्ट लाइन देखिए, वोकल कॉर्ड क्लोज स्पीकिंग सो एयर फ्रॉम द लंग्स प्रेसेस बिटवीन देम टू कॉज द वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। वोकल कॉर्ड जैसे ही क्लोज होगी, जब हम बोलेंगे तो वोकल कॉर्ड क्लोज, जब हम बोलेंगे व्हेन स्पीकिंग सो एयर फ्रॉम द लंग्स प्रेसेस बिटवीन देम टू कॉज द वाइब्रेशन, ठीक है, दैट प्रोड्यूस साउंड, और साउंड प्रोड्यूस होती है। एयर जैसे ही लंग्स से निकलती है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में से निकलती है, फ्लैप के बीच में से, तो वाइब्रेशन कॉज होता है, इनमें वाइब्रेशन जनरेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहां पर एक और डायग्राम देख सकते हैं आप, ये टंग वाला रीजन है, अपर रीजन में ये टंग वाला रीजन है, ठीक है। और यहां पर ग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो इस पोर को ढकता है। देन इसके दोनों तरफ आप देखेंगे कि एक ट्रू वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है।
दो दो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इसको भी हम अलग अलग उससे बताते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे कि यहां पर डबल वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, एक तो ये हो गया और एक ये इनर साइड पे, ठीक। इसी प्रकार आप इस साइड पे भी देखिए, एक तो ये हो गया और एक ये, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये, और ये एक साइड का, ठीक है। तो दो दो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो इनर साइड पे, अंदर की साइड पे, वो कहलाता है ट्रू वोकल कॉर्ड, और जो आउटर साइड पे वो कहलाता है फेल्स वोकल कॉर्ड, फेल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। और बीच में प्रेजेंट है अपनी विंड पाइप, यहां से एयर गुजरती है, ठीक है, एयर अंदर जाती है, ट्रेकिया, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं आप। ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। epiglottis के बारे में हमने बात की थी अभी। जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन विंड पाइप में नहीं चला जाए, भोजन कहीं ट्रेकिया में नहीं घुस जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोल रहे हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। देखिए यहां पर ये टंग रूट है, जहां से टंग जुड़ी रहती है, ये टंग बना दी मैंने, ये टंग है, ठीक है, और ये टंग रूट है जहां से टंग जुड़ी रहती है। इस डायग्राम को वापस से हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये एपिग्लोटिस है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये वाली, जो जब ढकना रहेगा इस ग्लोटिस को या लेरिंग्स को तो ये इसके ऊपर गिर जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर, इस ऐसे, ये अभी खड़ी है ऐसे, इसे आड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो इसको ढक लेगी, तो ग्लोटिस, एपिग्लोटिस हो गया। ये ग्लोटिस वाला रीजन है, ग्रीन ग्रीन रीजन जिसको ढकेंगे, जो पोर है उसको ग्लोटिस बोल रहे हैं हम। जो पोर है फर्स्ट, जो इनिशियल पोर है ट्रेकियल ट्यूब का, या बोल सकते हैं लेरिंग्स का, उसको हम बोल रहे हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस को कौन ढकता है, एपिग्लोटिस, ठीक है। अब देखेंगे आपके जो व्हाइट कलर के हैं साइड पर, एक तो ये है वोकल कॉर्ड, ठीक है, ये व्हाइट कलर के, ये क्या है, ये वोकल कॉर्ड है। देन उसके बाद में आप नीचे देखेंगे तो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और कॉनिकुलेट कार्टिलेज आ गई हैं, ठीक है। देन इसोफेगस से पीछे यहां पर एक अपर्चर है, ये वाला, ये मैंने खड्डा बनाया ना राउंड राउंड, ये अपर्चर है, ये है इसोफेगस, ठीक है। यहां पर इंटर करेगा फूड, फूड यहां पर इंटर करता है, दिस पोर फूड, फूड ये फूड के लिए है, और जो ग्रीन वाला रीजन है पूरा ये एयर के लिए है, ठीक है। इस डायग्राम को हम ऐसे देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, अपना जो विंड पाइप है ना इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ वेंट्रल सरफेस पर, अधर सतह पर क्या है, विंड पाइप, और डोर्सल साइड पर, पृष्ठ सतह पर क्या है, वहां पर इसोफेगस, ठीक है। साइड वाले डायग्राम में देखिए आप, अभी हम इस डायग्राम को ऊपर से देख रहे थे ऐसे, तो हमको व्यू नजर आ रहा था ऐसे, ठीक है, ऊपर से देख रहे थे। अब हम साइड व्यू देख रहे हैं, ये माउथ वाला रीजन, ओरल कैविटी, और देन ये पीछे जाके खुल गई इसोफेगस में, ठीक है। अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूं यहां से और आपको दिखाता हूं। नेजल चेंबर से जो वायु इंटर करती है नेजल पोर में आती है, ठीक है, नेजल पोर से जो वायु इंटर करती है वो नेजल चेंबर में आती है। देन यहां पर क्रॉस होता है इनका और ये ट्रेकियल पाइप में इंटर कर जाती है। जहां पर क्रॉस हुआ वो वाली स्ट्रक्चर, ये जहां पर क्रॉस हुआ ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ये कहलाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। तो वायु ये ट्रेकिया में इंटर कर जाएगी, ठीक है। और रेड कलर से जो लाइन जा रही है वो भोजन के लिए, और जो ब्लू कलर से लाइन जा रही है वो वायु के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ट्रेकिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है अपना, ठीक है, आप सभी को पता ही है, आप पढ़ते पढ़ते चैप्टर तो नहीं भूल सकते, ये तो पता ही होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रेकिया। ट्रेकिया इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब है, यहां पर नजर आ रही होगी आपको, ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब है जो कि एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है और वहां जाकर डिवाइड हो जाती है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5 thoracic vertebra into right and left pulmonary bronchi। भाई जो ट्रेकिया है, लेरिंग्स के बाद कौन सी स्ट्रक्चर आती है, ट्रेकिया, फर्स्ट नेजल पोर, देन नेजल चेंबर, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स,
और लेरिंग्स के बाद जो संरचना आती है वो आती है ट्रेकियल ट्यूब, विंड पाइप। इसकी बात करें हम ट्रेकिया, ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। देखिए आप डायग्राम में देखिए, ये विंड पाइप है, ये पूरा क्या है विंड पाइप है। मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, यहां से रेड कलर लेता हूं दोबारा से ताकि विजिबल हो अच्छे से, ठीक है। ये विंड पाइप है येलो कलर का, येलो कलर का ये विंड पाइप है, ठीक है, ये विंड पाइप है। तो ट्रेकिया है ये पूरी, ठीक है, विंड पाइप को ही ट्रेकिया बोलते हैं। ये चली यहां पर और जैसे मिड थोरेसिक कैविटी में जाती है, मिड थोरेसिक कैविटी में जाकर लोकेशन कौन सी है, 5 थोरेसिक वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा है अपनी वर्टिब्रल कॉलम, जिसकी जो 5 नंबर की ऊपर से गिनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 4 5 जो वर्टिब्रा है उस वाली लोकेशन से यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कौन, ट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब या बोल सकते हैं विंड पाइप 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। दोबारा से आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये। ट्रेकिया इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती हैं, which divides at the level of 5 thoracic vertebra, 5 thoracic vertebra की लोकेशन पे जाके ये डिवाइड्स हो जाती हैं 2 में, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। थोरेसिक कैविटी आप जानते ही होंगे, जो डायफ्राम है उससे अपर वाला रीजन थोरेसिक कैविटी कहलाता है, जहां पर लंग्स प्रेजेंट है, और डायफ्राम से नीचे वाला रीजन एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, जहां पर अपनी इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट है, ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। लेकिन डायफ्राम से ऊपर वाले रीजन में कौन प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये एक डायाफ्राम है, डायग्राम के अंदर आप देखिए ये डायफ्राम है, ठीक है। इस डायफ्राम से ऊपर वाली ये वाला रीजन पूरा पोर्शन कहलाता है थोरेसिक कैविटी, थोरासिक कैविटी, और इससे नीचे वाला रीजन कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी कहलाती, ठीक है। तो लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको डायग्राम में लंग्स नजर आ रहे होंगे पर्पल कलर के, ठीक है, ये लंग्स प्रेजेंट है अपने, और जो ये ट्रेकियल ट्यूब आ रही है ये डिवाइड होकर दोनों लंग्स में जा रही है। कहां कौन सी लोकेशन से डिवाइड होती है, मिड थोरेसिक कैविटी में। देखिए ये पूरी थोरेसिक कैविटी है, अब यहां मिड थोरेसिक कैविटी में आके ये डिवाइड होती है 5 थोरेसिक वर्टिब्रा की लोकेशन पर। इसके पीछे ही क्या है, वर्टिब्रा है, इसके पीछे ही वर्टिब्रल कॉलम गुजर रही है, ठीक है, पीछे की रीढ़ की हड्डी गुजर रही है, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 नंबर की जो बोन है, वर्टिब्रा है, उस वाली लोकेशन पर, ठीक उसके लेवल पर, वहां जाकर ये विंड पाइप जो आगे है ये डिवाइड होता है 2 में, राइट एंड लेफ्ट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रेकियल लेंथ कितनी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ट्रेकियल लेंथ होती है, ट्रेकियल लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इट इज अ कार्टिलेजिनस ट्यूब हैविंग 16 to 20 C-shaped incomplete rings। बात समझ में आई, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। ट्रेकियल लेंथ तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, अगर आपको लेंथ पूछा जाए एग्जाम में तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, लेंथ, ट्रेकियल लेंथ। देन इट इज अ कार्टिलेजिनस ट्यूब है, ट्रेकिया एक कार्टिलेजिनस ट्यूब है, हैविंग 16 to 20 C-shaped incomplete rings, 16 से 20 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाई जाती हैं, वो भी कौन से, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि जैसे ही ये एक छल्ला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है, ऐसे यह पूरी एक ट्यूब बन गई। भाई जो रिंग्स का अरेंजमेंट है ना, एक के ऊपर एक है, ये फर्स्ट रिंग्स, ये सेकंड रिंग्स, ये थर्ड रिंग्स, ये 4 रिंग्स, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसे ही दूसरी बना दी मैंने ट्रेकियल। तो ऐसे रिंग्स का अरेंजमेंट ही क्या बन जाता है, ट्रेकिया। और बीच में क्या है, जगह है, स्पेस है, ल्यूमेन है, जिसमें से होकर वायु गुजरती है और लंग्स तक जाती है, राइट एंड लेफ्ट। आप यहां पर डायग्राम में देखिए, ये देखिए ब्लू कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ब्लू कलर की स्ट्रक्चर, ये है शी शेप्ड छल्ले, देखिए ये छल्ले का अरेंजमेंट है, और इन अरेंजमेंट को हम ट्रेकिया बोलते हैं, शी शेप्ड छल्ले हैं। और देखिए राइट एंड लेफ्ट में चले गए, ठीक है। इसके पीछे आपको एक और रेड कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है,
ये रेड कलर के स्ट्रक्चर क्या है, इसोफेगस है। ये इसोफेगस है। ये आगे जाकर यहाँ डायफ्राम के नीचे जाकर ये स्टमक में खुलेगी, जे शेप्ड स्टमक में, यहाँ स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसोफेगस की बात होगी। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेकिया की, ठीक है। ट्रेकिया 16 से 20 सी शेप्ड के इनकम्प्लीट छल्ले। रिंग्स इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं कि जो रिंग्स है वो सी शेप्ड हैं, ये पूरी राउंड्स नहीं है। रिंग्स अगर बोलेंगे तो पूरी राउंड बोलेंगे ना, रिंग्स राउंड होती हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट रिंग्स है, मतलब ये पूरी राउंड शेप में नहीं है। आप इस वाले डायग्राम को देखिए। अब भाई ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ब्लू कलर की स्ट्रक्चर, ब्लू कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ये पूरी ब्लू कलर की स्ट्रक्चर रिंग है, लेकिन इनकम्प्लीट है। देखिए यहां पर ये जुड़ी नहीं हुई है, यहां पर जुड़ी नहीं हुई है, ठीक है। जहां पर ये ओपन है वहां पाई जाती है ट्रेकियल मसल, ठीक है। तो सी शेप्ड के छल्ले ऐसे एक ऊपर एक अरेंज है। ये अदर साइड पर, वेंट्रल साइड पर तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन डोर्सल साइड पर, पृष्ठ साइड पर ये ओपन होते हैं। इनकम्प्लीट किस साइड से होते हैं, पृष्ठ साइड से या डोर्सल साइड से ओपन होते हैं, ठीक है। जो सी है वो उसका ओपन रीजन कहां है, पीछे की साइड। और उस ओपन रीजन में क्या पाया जाता है, ये जो यहां पर रेड कलर के आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, ये वाली जो मैं पेन से बना रहा हूं, ये कहलाती है ट्रेकियल मसल, ठीक है। ट्रेकियल मसल। आप सोच रहे हैं ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है इसोफेगस। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम हम ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, जैसे अपना ये विंड पाइप है ना, आगे तो विंड पाइप है, पीछे इसोफेगस है। तो इस डायग्राम को हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। तो हमको अदर साइड पर, आगे की साइड पर, वेंट्रल साइड पे तो ये ट्रेकिया नजर आ गया, जिसमें सी आकार के छल्ले हैं, ये वाले इनकम्प्लीट छल्ले, ठीक है। देन पीछे के साइड पर एक और स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये इसोफेगस है। क्या है यह, इसोफेगस, इसोफेगस है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया किस साइड से ओपन है, मतलब सॉरी, सी शेप जो छल्ले हैं, सी शेप जो रिंग है, वह किस साइड से ओपन है, पृष्ठ साइड से, डोर्सल साइड से, जबकि वेंट्रल साइड से वो कंप्लीट है, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे एक और डायग्राम देखिए आप इस साइड पर, ये देखिए, ये एक छल्ला है ना, रिंग्स नंबर 1, सेकंड रिंग्स, थर्ड रिंग्स, फोर्थ रिंग्स, ऐसे रिंग्स का अरेंजमेंट मिलकर क्या बन जाएगी, ट्रेकिया। इन रिंग्स के अंदर ये देखिए, ये ट्रेकिया प्रेजेंट है अंदर, ये रिंग्स के अंदर ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ये रिंग्स नहीं बनाई है, ठीक है। ट्रेकिया प्रेजेंट है अंदर, जो विंड पाइप गुजर रहा है वो ट्रेकिया है, ठीक है। और बाहर किससे आवृत है, कार्टिलेजिनस शी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स, ठीक है। अब पीछे आप एक देखेंगे, ये ट्यूब क्या है, ये इसोफेगस है, इसोफेगस। और इनके अंदर, ट्रेकिया के अंदर ल्यूमेन है, इसमें से होकर वायु गुजरती है और लंग्स तक जाती है। कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles, ठीक है। each bronchi undergoes repeated division, हर एक ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन करती है। मतलब जैसे ये ट्रेकिया है, आप देखिए, जैसे मैं यहां पर बनाता हूं इसी डायग्राम को, इधर ये ट्रेकिया है जिसपे सी शेप्ड छल्ले लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गई है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब ये लंग्स में इंटर कर जाएगी, ये लंग्स इधर और ये लंग्स, और लंग्स में इंटर करने के बाद भी फिर ये डिवाइड होती रहेगी, ब्रांच में डिवाइड होती रहती है, ऐसे ऐसे ब्रांच में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये अपना जो पैराग्राफ है, जो सेंटेंस है, ये यही बोल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, इच ब्रोंकाई, भाई एक तो ये लेफ्ट ब्रोंकाई, ये राइट ब्रोंकाई। इच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन, फिर आगे जाके डिवीजन करती है, टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जब ये डिवाइड करती हैं तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाके डिवाइड हो जाती है। देखिए आप डायग्राम में देखिए, ये लेरिंग्स था, ये ट्रेकियल ट्यूब डिवाइड हुई दो में, लेफ्ट एंड राइट ट्रेकियल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी, राइट प्राइमरी ब्रोंकी। जब प्राइमरी ब्रोंकी फिर डिवाइड हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकी।
सेकेंडरी ब्रोंकी। और जब सेकेंडरी ब्रोंकी भी फिर डिवाइड हो जाएगी, यहां पर देखिए आप, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्रोंकी। और देन जो टर्मिनल एंड होएगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। बिल्कुल जब एंडिंग पॉइंट आ जाएगा ना इसके डिवाइडेशन का, उसको बोलेंगे ब्रोंकियोल। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना। चलिए आगे की बात करते हैं। द ट्रेकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। समझ में आया कुछ, कि द ट्रेकिया, एक तो ट्रेकी, देन उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी, जो भी डिवाइडेशन देखा था, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स कौन से, इनिशियल, एक तो एंडिंग ब्रोंकियोल्स जहां पर जाके डिवाइडेशन खत्म हो रहा है, एक इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकी के बाद हम नेम देते हैं ब्रोंकियोल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल, ऐसे फिर एंडिंग ब्रोंकियोल। जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं वो वहां तक की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कहां से, ट्रेकी से लेकर, ट्रेकियल ट्यूब से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, ये सभी स्ट्रक्चर जो बीच में आती है ट्रेकियल से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, ये सभी स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड रहती हैं। देखिए आप डायग्राम पे नजर कीजिए, ये हो गया वॉइस बॉक्स, देन ये ट्रेकिया जा रही है, ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो गई है। अब व्हाइट कलर के आप देखिए, व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे होंगे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये देखिए व्हाइट कलर की रिंग्स चल रही है ना, सी शेप्ड रिंग्स। ये देखिए लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में चली गई, देन आप देखिए फिर डिवाइडेशन हुआ, फिर आपको व्हाइट व्हाइट डॉट लाइक नजर आ रही होगी हल्की हल्की, ये सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, जो कहां से स्टार्ट हुई, ट्रेकी से स्टार्ट हुई। देखिए ट्रेकी से स्टार्ट हुई, ठीक है, ट्रेकी से स्टार्ट हुई और कहां तक आ गई, बिल्कुल इनिशियल ब्रोंकियल्स तक पाई जाती हैं। कौन, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Each terminal bronchioles gives rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। क्या बोलते हैं, alveoli बोलते हैं। भाई हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फिर आगे फर्दर गिव्स राइज टू अ नंबर वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एल्वोलाई। बात समझ में आई। अब आगे जब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आ जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से अब किसका विकास होएगा, किसका उद्भव होगा, कौन डेवलप होएगा, नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलेंगे हम एल्वोलाई। देखिए यहां पर डायग्राम बनाता हूं एक और, ये ट्रेकियल ट्यूब थी, ये लेफ्ट में गई, ये राइट में गई, ये दोनों लंग्स अपने, ठीक है, यहां पर इनका डिवाइडेशन हुआ बहुत फर्दर और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक बात पहुंच गई, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में यहां पर ग्रेप्स लाइक एल्वोलाई पाई जाएगी। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल से आगे क्या पाई जाएगी, ग्रेप्स लाइक एल्वोलाई। इधर भी ऐसे ही जो भी टर्मिनल आएगा उसमें ग्रेप्स लाइक एल्वोलाई पाई जाएगी। ठीक है, यही रेस्पिरेशन की यूनिट होती हैं, यही वह स्ट्रक्चर है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई की सरफेस से। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक है, जो ब्रांचिंग नेटवर्क बना हुआ है ना ब्रोंकी का, ब्रोंकियोल्स का और एल्वोलाई का, इस पूरे नेटवर्क को मिलाकर हम लंग्स बोलते हैं। इस पूरे देखिए ये जो नेटवर्क फैला हुआ है अंदर देखिए आप, ये नेटवर्क है ब्रांकियोल्स का, ब्रोंची का, एल्वोलाई का, इन सभी ने मिला के एक लंग्स बना लिया। ये देखिए, ठीक है, ये ब्रोंकस, ये ब्रोंकस, ये ब्रोंकियोल्स, देन एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप पर नजर आ रही है आपको एल्वोलाई, ये एक एल्वोलाई। ठीक है, ये राउंड, ये एक एल्वोलाई, 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 ये देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए। ठीक है, ग्रेप्स लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रही वो सभी एल्वोलाई। और एक 3 से 4 एल्वोलाई का समूह क्या कहलाता है, एल्वोलर सैक। एल्वोलर सैक अभी आगे बात करेंगे हम। और इनके कांटेक्ट में ये देखिए कैपिलरीज, बस
यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, क्योंकि कैपिलरीज में भरी हुई है वायु और वायु निकल कर आ जाएगी, सॉरी एल्वुलाई में भरी हुई है वायु और वायु निकल कर आ जाएगी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में क्या भरा हुआ है, ब्लड, और ब्लड पूरी वायु को पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर आर टू जोन, कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन, कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंसिस्ट द कंडक्टिंग पार्ट। भाई दो जोन है हमारे पास, एक तो है कंडक्टिंग जोन, सेकंड है एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन किसको बोल रहे हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर जब अंदर हम टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक जाते हैं, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट या कंडक्टिंग जोन कहलाता है। ठीक है, वेयर इज द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, एल्वुलाई और उनकी डक्ट्स रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन या एक्सचेंज पार्ट कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। भाई रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें दो जोन है, दो पार्ट है, एक तो हो गया कंडक्टिंग जोन और एक हो गया एक्सचेंज जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक। एक्सचेंज जोन कौन सा है, एल्वुलाई और उनकी डक्ट्स। एल्वुलाई जो ग्रेप्स लाइक गुच्छा है, वो गुच्छा और उसकी डक्ट्स, वो सब मिला के एक्सचेंज जोन कहलाते हैं। एक्सचेंज जोन क्यों बोल रहे हैं एक्सचेंज जोन, क्योंकि वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। कंडक्टिंग जोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वायु यहां से कंडक्ट होती हुई आगे तक जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आप देखिए और इजीली डायग्राम को, कितना प्यारा डायग्राम है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पहुंच चुके हैं अपन। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आप देखिए, ये एक ग्रेप्स, ये सेकंड ग्रेप्स इसलिए बोल रहा था कि आपको याद रहे, एल्वुलाई है, ग्रेप्स इज इक्वल टू एल्वुलाई। ठीक है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, ये सब एल्वुलाई। तो इन एल्वुलाई की ये डक्ट, ये वाली डक्ट, इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये सब एल्वुलाई है। और इन एल्वुलाई का समूह क्या कहलाता है, एल्वुलर सेक। एल्वुलाई का समूह क्या कहलाता है, एल्वुलर सेक। एक सिंगल ग्रेप को क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। और बहुत सारे ग्रेप मिल जाते हैं, बहुत सारे एल्वुलाई मिल जाते हैं, लगभग 2 या 3-4, तो इनको क्या बोलते हैं, एल्वुलर सेक। ठीक है, और इन के चारों तरफ देखिए जाल बना हुआ है, एक एल्वुलाई के चारों तरफ एक नेटवर्क बना हुआ है, एक तो रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। रेड कलर का ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये जो एल्वुलाई है, इन एल्वुलाई से एयर, वायु, जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। चलिए मैं यहां से पेन का कलर बदलता हूं, आपको विजिबल होगा अच्छे से। मैंने ले लिया यहां पर ब्लू कलर। ठीक है, आप यहां पर देखिए, ये एक एल्वुलाई, यहां पर देख रहे हैं, ये एक एल्वुलाई, ये वाली एक एल्वुलाई है, ये रेड कलर की नली है। एल्वुलाई में भरी हुई ऑक्सीजन निकलकर इस रेड कलर की आर्टरी में चली जाती है। अब आर्टरी में ऑक्सीजन चली गई है, आर्टरी ने पूरे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैला दिया है, क्योंकि आर्टरी का नेटवर्क पाया जाता है, ब्लड का नेटवर्क पाया जाता है, आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड से पूरी ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाएगी। और वहां पर बनी CO2, जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाएगी तो ऑक्सीजन हर एक टिश्यू को दे दी जाएगी, और टिश्यू से बदले में CO2 ले ली जाएगी, और ब्लड उस CO2 को लेते हुए इस ब्लू कलर की, देखिए ब्लू कलर की नली के द्वारा वापस लंग्स में आता है ब्लड, और इस CO2 को इन सेक में या इन एल्वुलाई में डाल दिया जाता है। अब इन एल्वुलाई से यह वायु बाहर हम सांस के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं और CO2 बाहर चली जाती है। ये हम रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म में देखेंगे। चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन की बात करते हैं जल्दी से। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एयर को, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको ट्रांसपोर्ट करता है एल्वुलाई तक। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है,
ह्यूमिडिटी एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कंडक्टिंग जोन का क्या काम है? कंडक्टिंग जोन एयर को कैरी करते हुए एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स तक, साथ ही साथ इस एयर को क्लियर भी करता है फॉरेन पार्टिकल से। जैसे यहाँ पर नाक में रोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये रोम धूल के कण को रोक लेंगे। ठीक है, जो बाल प्रेजेंट है वह धूल के कण को रोक लेंगे। जो म्यूकस सीक्रेट होता है नेजल चेंबर के अंदर, वह म्यूकस फॉरेन पार्टिकल को वहीं चिपका लेगा और वायु को शुद्ध बनाते हैं। ठीक है, और ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं और उस वायु का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के जैसा कर देते हैं। जब वह लंग्स तक पहुंचती हैं तो उस वायु का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर जैसा लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना दिया जाता है। किसके द्वारा? कंडक्टिंग जोन के द्वारा, कंडक्टिंग पाथवे के द्वारा, कंडक्टिंग पार्ट के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सचेंज पार्ट की। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज पार्ट की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये पेन थोड़ा विजिबल नहीं है, इंक इसको चेंज करते हैं, रेड कलर के लेते हैं दोबारा से। चलिए, ये रहा एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। भाई कंडक्टिंग जोन समझ में आया। अब देन सेकंड जोन है एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन पार्ट, एक्सचेंज जोन या एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। CO2 और O2 का जो एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है ना, वो एल्वोलाई में ही तो होता है, एक्सचेंज पार्ट में ही तो होता है। बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है O2 और CO2 का? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए, ये बहुत सारे ग्रेप्स हैं एल्वोलाई। इन एल्वोलाई के कांटेक्ट में देखिए रेड कलर की नली और ब्लू कलर की नलियां प्रेजेंट है। ये रेड कलर की सप्लाई आ रही है एक ब्लू कलर की आ रही है। ठीक है, जो रेड कलर की सप्लाई है वो यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके निकलेगी। ठीक है, रेड कलर की जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचा देगी। और देखिए वहां से आती है फिर ब्लू कलर की CO2 वाली वेन्यूल, जिसमें CO2 मिश्रित है। जो वेन्यूल है इसके ब्लड में CO2 मिश्रित है, इसलिए इसको ब्लू कलर का दिखाया। अब यह CO2 यहां पर एल्वोलाई में डाल दी जाएगी और एल्वोलाई से यह CO2 बाहर निकाल दी जाएगी। समझ में आ गई सारी बात? ठीक है, चलिए यहां पर देखिए आप, इधर ट्रेकिया, मेन ब्रोंकियाई, लोअर ब्रोंकियाई, सेगमेंटल ब्रोंकियाई, सब सेगमेंट ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। मतलब ऊपर क्या होगा? नेजल चेंबर या नेजल पोर, एक्सटर्नल नेजल पोर। ठीक है, यहां से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक क्या हो गया? कंडक्टिंग जोन। देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई डक्ट्स एंड एल्वोलाई सैक, ये सब क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेटरी जोन कहलाते हैं। चलिए दोबारा से पाथवे देखिए आप, कंडक्टिंग जोन का पाथवे देखिए, कंडक्टिंग जोन का पाथवे देखिए। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, वेस्टिब्यूल जो यहां प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी और नेजल पोर के बीच में जो हिस्सा है ना, वो वेस्टिबुलर हिस्सा कहलाता है। या बोल सकते हैं अपन जो नेजल चेंबर से आगे का जो उनका हिस्सा है वो वेस्टिबुलर रीजन कहलाता है। फेरिंग्स से ऊपर वाला रीजन वेस्टिबुलर रीजन। ठीक है, ये जो यहाँ पे नाक है, ठीक है, नाक, इस नाक नेगल चेंबर से जो इसका फ्लोर वाली हिस्सा है पूरा वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, देन उसके बाद जो हिस्सा आता है यहां पर ये वाला, ये पूरा वेस्टिब्यूल, देन नेजल चेंबर, देन इंटरनल पोर्स, इंटरनल नेजल पोर। ठीक है, इंटरनल नेरेस बोल सकते हैं या नेजल फेरिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के ऊपर वाला रीजन नेजल फेरिंग्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, देन ट्रेकिया और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? कंडक्टिंग जोन। देन एक्सचेंज जोन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक्ट्स, आर्टरिया, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। देखिए यहां पर देखिए आप डायग्राम में देखिए अच्छे से, ये पूरे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरी स्ट्रक्चर एक्सचेंज जोन है, ये एक्सचेंज जोन है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरा 3 ग्रेप्स को मिला के हम एल्वुलर सैक बोलते हैं। ठीक है, एल्वुलर सैक। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आ गई, ये आ गई रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, यहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आ जाएगी।
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स के बाद एल्वोलाई डक्ट। भाई ये जो एल्वोलाई है ये आपस में डक्ट से मिली हुई रहती है। भाई ग्रेप्स के अंदर भी आपको पता है ना, हर एक ग्रेप्स अपनी अपनी टाइप की उस डक्ट से जुड़ा रहता है, अपने अपने एक प्लांट सेगमेंट या प्लांट के एक तिनके से जुड़ा रहता है हर एक ग्रेप। ठीक है, ऐसे ये डक्ट्स भी अपनी अपनी नलियों से जुड़ी रहेंगी जिसको बोलेंगे एल्वोलर डक्ट। ओके, देन आर्टरिया। आर्टरिया किसको बोलते हैं? भाई जो यहां पर नेटवर्क पाया जाता है ना इसमें, इन कैपिलरीज के अंदर, इसको बोलते हैं आर्टरियम। इनकी जो वॉल है ना, इन वॉल के भीतर भी बहुत सारी नलियां पाई जा रही हैं। भाई हर एक टाइप की ग्रेप्स अपने अपने टाइप की नलियों से जुड़ी रहेगी। एक तो इन सभी नलियों का कंबाइंड तो हमने बोल दिया एल्वोलर डक्ट, सभी ग्रेप्स का एक कंबाइंड एल्वोलर डक्ट, और एक हर एक ग्रेप्स जो निकलता है अपने अपनी डक्ट से उसको बोल दिया हमने आर्टरिया। देन उसके बाद एल्वोलर सेक, जो एल्वोलाई है ये एल्वोलाई, ये पूरा एक एल्वोलर सेक हो गया, ये पूरी एक एल्वोलाई है और ये पूरा एल्वोलर सेक हो गया। यहां पर वायु भरी रहती है, इसको क्या बोल रहे हैं? एल्वोलर सेक। ठीक है, ऐसे ये एल्वोलाई, ऐसे एक एल्वोलाई, तो तीन एल्वोलाई ने मिलकर एक एल्वोलर सेक बना लिया। ठीक है, तीन एल्वोलाई ने मिलकर एक एल्वोलर सेक बना लिया। देन उसके बाद एक सिंगल एल्वोलाई। बात समझ में आई? तीन एल्वोलाई ने मिलकर एक एल्वोलर सेक बनाया और उसके बाद वायु पहुंचती है एक सिंगल एल्वोलाई में, एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलर सेक से एल्वोलाई में। चलिए